तो हाँ भाई, देख लिया मैंने इसका पार्ट 5। अब ये पार्ट तो देख लो। गाइस, माय नेम इज सार्थक, वेलकम टू बेंजोन। आज हम करेंगे चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 2, जिसमें हम करेंगे जितने रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं वो सब करेंगे। देखिए, रिएक्शंस जो दे रखी है चैप्टर में वो अगले पार्ट में होंगी, लेकिन मैकेनिज्म्स इस पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो आता है हमारे पास वो आता है मार्कोवनिकोव रूल। तो मार्कोवनिकोव रूल को शॉर्ट में एम रूल लिख सकते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है। और एम रूल की आपने देखी होगी कि एक एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की प्रोसेस होती है, इस टाइप की एनसीईआरटी में दे रखी है। ये रिएक्शन मैंने स्किप कर दी थी पिछले पार्ट में। स्किप इसलिए करी थी क्योंकि बाकी जो रिएक्शंस थी वो थी सिंपल, लेकिन इसमें मैकेनिज्म लग रहा है एक, ठीक है। उसमें सिंपल एडिशन हो रहा था, सिर्फ OH हट रहा था, उसकी जगह Cl आ रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रूल लगता है, ये एम रूल। और एम रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अब ये तो देखो सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें मतलब H इधर लगा दो, इधर लगा दो, ये कैसे भी अरेंज कर दो सेम ही चीज़ बनेगी। लेकिन अगर थोड़ा अनसिमेट्रिकल आ जाए, मान लो एल्कीन जैसे आ गया, ये एल्कीन आ गया। अब अगर इसमें HX डालना है हमें तो कैसे डालेंगे? इसमें H इधर आएगा, क्या किधर आएगा वो देखते हैं। तो इसमें सिंपल क्या चीज़ है, अगर देखो हमें ये इसमें डालना है तो सीधी सी बात है, बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। और ये बॉन्ड तोड़ेंगे अगर, तो एक आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक आएगा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव किस पे आएगा, नेगेटिव किस पे आएगा, ये देखते हैं। तो कार्बोकेटायन का हमें पता है कि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री की हाईएस्ट होती है, 2 डिग्री की उससे कम और 1 डिग्री की उससे कम। क्यों? ये देखिए, मान लो अगर कोई कार्बन है, इस पे CH3 जुड़े हुए हैं, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कार्बन है। अब ये कार्बोकेटायन हो गया 3 डिग्री। अब ये स्टेबल कैसे होता है? देखिए, हमें पता है जो एल्काइल पार्ट होता है CH3 वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से, ये बैलेंस हो गया। अगर मान लो एक CH3 हटा देते हैं, यहाँ पे लगा दिया H, यहाँ से जाने बंद हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इधर से आ रहे हैं, थोड़ा कम स्टेबल है, 1 डिग्री और कम स्टेबल होगा। मिथाइल वाला बिल्कुल ही स्टेबल नहीं होगा, तो ऐसे इनकी स्टेबिलिटी कम होती रहती है। अब यहाँ पे देखें अगर, तो इन पे चार्जेस आने हैं। अब ये कार्बन है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, इस पे आएगा 2 डिग्री कार्बन पे, माइनस इस पे आ गया। सिमिलरली इसमें भी दोनों चार्ज हैं। अब यहाँ पे देखो चार्ज का अट्रैक्शन है, X आएगा इधर और H आ जाएगा इधर, ठीक है। फाइनल हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CHX CH3, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें। ये हो गया एम रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मान लो कभी हमें ये जो X है ये यहाँ चाहिए कि भाई हमें तो 1 डिग्री वो बनाना है, हैलोजन बनाना है एल्कीन से, कैसे बनाएंगे? तो उसमें आता है एंटी एम रूल। अब एंटी एम रूल को कई नाम से जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एंटी। एंटी एम रूल होता है, इसे कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसे तीसरा नाम होता है इसका खराश इफेक्ट। ठीक है, इन 3 नाम से जानते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, इसमें भी हमें HX डालना होता है। लेकिन इसको डालते हो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे चाहिए हमें तो इसमें डालते हैं हम एक पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड डालते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड का। बेंजोइल पेरोक्साइड का एग्जांपल ले लिया। अब बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है कि एक फिनाइल है, ये हो गया बेंजोइल पेरोक्साइड का, ये दोनों फिनाइल है, बेंजीन लगे हुए हैं साइड में, दोनों साइड। अब ये फिनाइल क्या करता है, ये टूटता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से।
यहाँ से टूटा ये, अब ये टूटा तो दोनों पार्ट सिमिलर हैं, हम एक पार्ट ले लेते हैं सिर्फ, ये पार्ट मिल गया हमें। अब ये और फर्दर टूटता है, ये यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। इधर अब ये इलेक्ट्रॉन मिलके ये बन जाता है CO2 और यहाँ बन जाता है C6H5 और एक फ्री रेडिकल, ये पार्ट बन गया। CO2 का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। मेन हमें क्या चाहिए, मेन हमें चाहिए C6H5, तो C6H5 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ये HX है जो, ये भी टूटते हैं इसी मैनर में, यहाँ पे HX है, इनकी बॉन्ड टूटती है ऐसे ही, फ्री रेडिकल आ जाते हैं इन पे। तो अब यहाँ पे एक H के साथ फ्री रेडिकल है, एक X के साथ है। अब ये इनमें से किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। अगर इसके साथ बनाएगा तो ये बन जाएगा हमारा C6H6 बेंजीन बन गया, ठीक है। अगर ये इसके साथ बनाता है तो ये हमारा हेलोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, वही सब। तो ये दोनों कंपाउंड मिल सकते हैं हमें। मान लो जब इसके साथ बन रहा है तो यहाँ पे X वाला खाली है, H यहाँ एडजस्ट हो गया, X खाली है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे H खाली है, और ये बहुत सारे डले होते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक मोल डाल के हम कर रहे हैं रिएक्शन, बहुत सारे भर के डालते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स हमें मिल गए। अब हम मानते हैं कि बेंजीन बन गया पहले, X हमारे पास खाली है। सिमिलरली ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से टूटेगा, टूट गया। अब ये जो X है, ये X कहीं पे लगेगा, क्या देख के लगेगा कि भाई मेरे जान से वहाँ स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं। इनमें अनस्टेबल कौन सा है, ये अनस्टेबल है ज़्यादा, यहाँ स्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये क्या देखता है, भाई यहाँ तो स्टेबिलिटी है, यहाँ चलते हैं। तो यहाँ फ्री रेडिकल रह गया और इधर क्या लग गया, X, ठीक है, X लग गया। दूसरी बात H है जो, फिर H क्या करेगा, H इधर चला जाएगा, H इधर लग जाएगा, ठीक है। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें यहाँ से, CH3 CH2 CH2X, ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन यहाँ पे एक ना ध्यान देने वाली बात है, ये जो रिएक्शंस है, ये X यहाँ पे, मतलब ये रिएक्शन सिर्फ होती है ब्रोमीन के लिए, ठीक है। ये चीज़ लिख लेते हैं। और जिससे ब्रोमीन के लिए क्यों होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे आयोडीन देखें, अगर HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, तो ये बड़ा इजीली टूट जाता है, ठीक है। टूट तो गया, यहाँ पे भाई हमें H मिल गया, फ्री रेडिकल I का मिल गया। लेकिन इसको बॉन्ड बनाने की ना इतनी जल्दी होती है कि जो दूसरे I मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे दूसरे हैं जो इसके बाद, उनके साथ मिलके, इसका कुछ नहीं है, ये I2 बना लेता है, तो ये अपने में ही रह लेता है, रिएक्शन इसकी हो नहीं पाती। दूसरा देखें HCl देखें अगर, तो इसकी जो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाते जो हम पेरोक्साइड डालते हैं वो। तो सिर्फ ब्रोमीन, हाइड्रोब्रोमीन है जो, वो एक हमें सूटेबल मिलता है इसके लिए, एक क्या कहें रिएक्टेंट मिलता है जिससे रिएक्शन करा सकते हैं। तो पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ ब्रोमीन पे काम करता है। तो आगे चलते हैं, अगला आते हैं हमारे पास SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो उससे पहले एक बार न्यूक्लियोफाइल्स देख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। अब जैसे RX बॉन्ड है जो, ये कोई कार्बन पार्ट है, ये हेलोजन है, यहाँ पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होता है डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गए यहाँ पे। अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो, जिसको इसे हटा के इसकी जगह लेनी है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन से होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले। तो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ऊपर लिख लेते हैं चलो, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव, ठीक है। अब ये RX बॉन्ड है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कब आ पाएगा, जब ये बॉन्ड टूटे। बॉन्ड कब टूटेगी, जब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो कि ये जाना चाहे यहाँ से, कि ये चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे।
अब इसको करने के दो रिएक्शन है हमारे पास, SN1 रिएक्शन और SN2। तो पहले SN2 रिएक्शन करते हैं। SN2 रिएक्शन को ऐसे देखते हैं कि SN2 में दोनों काम साथ साथ हो रहे होते हैं। मतलब SN2 है तो ये सोचो दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर दो लोग करेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये कार्बन है, कुछ कुछ जुड़ा हुआ है इसके साथ, और डैश वेज वाला बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये कुछ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इससे कुछ जुड़ा हुआ है, डैश और वेज हो गए, और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे साथ X, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जो, वो पीछे से आता है और यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब अगर ये यहाँ बॉन्ड बना ले न्यूक्लियोफाइल, तो एक टाइम ऐसा आएगा कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगी, ठीक है। 5 बॉन्ड में से फिर 2 बॉन्ड अनस्टेबल है। अब कार्बन को भाई ये डिसाइड करना है कि इसको रखना है या इसको रखना है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग चाहिए थोड़ा, कि भाई इसको धक्का मार के बाहर निकाल सके। अब यहाँ से क्या होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा, कार्बन, ये यहाँ पे वेज है, ये डैश स्ट्रक्चर है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आगे जुड़ गया, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट, यहाँ से यहाँ आगे ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया, उसको निकाल दिया, यहाँ पे X मिल जाएगा हमें अलग से, ये निकल गया। तो ये तो होगी SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स देख लो क्या क्या है भाई। रिक्वायरमेंट्स पहली क्या है कि X शुड बी अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप में कौन से आते हैं भाई, आयोडीन सबसे जल्दी निकलता है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये ऑर्डर हो जाता है लिविंग ग्रुप्स का। दूसरा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें इतनी जान भी होनी चाहिए कि इसको धक्का मार के निकाल दे, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें। तो ये पहली रिएक्शन वो होगी रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तीसरी क्या है भाई कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। जो सॉल्वेंट होएगा इसमें वो होएगा पोलर एप्रोटिक, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए जिसमें प्रोटॉन्स ना निकलें। अब ऐसे कौन से सॉल्वेंट होते हैं, DMSO, DMF, ठीक है, THF, ये सॉल्वेंट्स होते हैं। DMSO क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, कि मतलब भाई सल्फर है एक, ऑक्सीजन लगा इस पर और 2 मिथाइल हैं। तो इसमें ये देखो है कहीं पे भी ना OH या NH बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एप्रोटिक हो जाता है इस वजह से। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स चाहिए होते हैं यहाँ पे। पोलर इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि ये जो ये निकला है इसको भी कुछ लालच देना है हमें कि भाई क्यों निकले ये, ठीक है। इसको लालच देने के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये 3 रिक्वायरमेंट हो जाती हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराने के लिए। दूसरी बात, या चौथा पॉइंट लिखो। चौथा पॉइंट क्या है कि भाई अगर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, अटैक कर रहा है, तो जगह भी होनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे खुले खुले लगे हुए हैं कुछ ग्रुप्स, यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो खुले खुले लगे हुए हैं, ये आराम से आएगा, अटैक मारेगा पीछे से, आगे से जो लिविंग ग्रुप है हमारा वो निकल जाएगा। तो तीसरा क्या होना चाहिए कि या तो भाई हमारा हो मिथाइल वाला पार्ट, ठीक है, या फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, और 3 डिग्री में तो होती ही नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे लगा लो। 3 डिग्री में रिएक्शन होती ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये कार्बन लगा हुआ है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 X। अब यहाँ पे तो खुले खुले लग रहे हैं थोड़े, लेकिन रियल में इतने होते नहीं है खुले। ये अगर रियल लाइफ देना है तो यहाँ CH3 ऐसे लगाओ, तो अब यहाँ पे इसको जगह नहीं मिल पाएगी न्यूक्लियोफाइल को आने की, तो ये अटैक मार ही नहीं पाएगा पीछे से, भीड़ इतनी हो रखी है। तो 3 डिग्री में रिएक्शन हो ही नहीं पाती। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। ये अगर चलो डिफरेंस तो लिखने आएंगे नहीं अब,
पेपर ही अलग आ रहा है, MCQ आ रहा है, लेकिन फिर भी दिमाग में रहने चाहिए। कंडीशंस पूछ लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन हो रही है, इसमें कौन सा लग रहा है, SN1 लगेगी, SN2 लगेगी। तो उसमें अगर ये हमें कंडीशंस याद हो तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी SN2 रिएक्शन। अब अगर SN1 रिएक्शंस देखें तो SN1 रिएक्शन में लगा लो कि भैया SN1 रिएक्शन में सिंगल बंदा काम कर रहा है, स्लो काम हो रहा है। स्लो काम कैसे हो रहा है कि भाई ये कार्बन है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उसके, यहाँ पे ये लगा हुआ है हैलोजन। तो इसमें होता क्या है, इसमें पहले ये बॉन्ड तोड़ते हैं, ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगी। ये सबसे स्लो स्टेप होता है ये वाला इसका, और स्लो स्टेप को क्या कहते हैं, सबसे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, कि मतलब भाई जो सबसे स्लो है वही बताएगा, जब तक सबसे स्लो वाला काम पूरा नहीं करता काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, सबसे स्लो वाला है जो, वही बताएगा काम कितने टाइम में हो रहा है। तो ये रेट डिटरमाइन करता है ये स्टेप। इसके बाद बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन। ठीक है, जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, फिर यहाँ से आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, कहीं से भी आ जाएगा, अब तो कहीं भी जुड़ सकता है। तो इसमें SN1 रिएक्शन में ये बॉन्ड टूटती है, फिर कार्बोकेटायन बनता है, फिर ये अटैक मारता है न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें अब ध्यान क्या रखना है कि पहली बात, अभी उधर भी देखा हमने, कार्बोकेटायन बनने में कौन सी स्टेबिलिटी चाहिए, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो इसमें पहली चीज़, या ऑर्डर नहीं है इनको कोई, किसी भी ऑर्डर में याद कर लो, ऐसे नहीं कि भाई ये प्रायोरिटी इसी चीज़ की है, चारों चीज़ें चाहिए, चारों 5 जितनी भी हैं, कि 3 डिग्री में सबसे हाईएस्ट होंगी रिएक्शन, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल रहेगा इसका, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल वाला 2 लगा लो मिथाइल में। तो ठीक है, ये होगी पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी क्या है, अब कई बार ना हमने डिफरेंसेस में देखा होगा कि भाई जो SN2 है उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, SN1 में वीक चाहिए। नहीं, इसमें वीक नहीं चाहिए, इसमें कैसा भी चल जाएगा, इसमें स्ट्रॉन्ग वीक। ठीक है, एवरीथिंग वर्क्स। ठीक है, कैसा भी न्यूक्लियोफाइल डाल दो इसमें, क्योंकि क्या है, जगह खाली है। अब जगह खाली है, किसी को भी भेजो ले ही लेगा जगह। तीसरी चीज़ देखो यहाँ पे, जो हमें सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्वेंट कैसा चाहिए, हमें चाहिए पोलर प्रोटिक। ठीक है, जो इसकी मतलब जो बॉन्ड ब्रेकिंग है उसको स्पीड अप कर सके, थोड़ा इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग में हेल्प कर सके। तो प्रोटेक्ट सॉल्वेंट कौन से होते हैं, H2O हो गया, NH3, इस टाइप के सॉल्वेंट्स। ठीक है, और इसमें भी जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर भी लिविंग ग्रुप का सेम ही रहेगा। यहाँ पे 4th पॉइंट लिख लो, HI, HBr, HCl, ऐसे। ठीक है, तो ये होगी SN1 SN2 रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं जो, उनमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। ध्यान रखने वाली क्या, कि जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका एडिशन डिफरेंट होता है इनमें। डिफरेंट कैसे, जैसे बुक में पढ़ा होगा KCN और AgCN, ये अलग अलग एक्ट करते हैं। ठीक है, KNO2 और AgNO2 ये अलग अलग रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो काम ये, इसका मैं वो बता देता हूँ रीज़न कैसे क्यों होता है, इसका खुद से ढूंढना, सर्च करना है इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो KCN और AgCN रिएक्ट क्यों करते हैं अलग अलग, तो बात ये है कि KCN है जो, ये है आयोनिक कंपाउंड एक, ये कैसे टूटेगा, अगर टूटेगा तो K+ और CN-, और इसमें जो माइनस चार्ज होता है ना, कार्बन इस पे होता है। ठीक है, ये टूट गया, बॉन्ड किससे बनी हुई थी, CN से, CN से बॉन्ड टूट गई, इसका ये फ्री है लोन पे, अब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन जाता है और R+ है जो, उसके साथ CN- ये बॉन्ड बना लेता है यहाँ पे। तो KCN डालते हैं जब भी हमें, तो RCN मिलता है। AgCN के केस में क्या होता है, ये बॉन्ड होती है ऐसे, AgCN का सुना होगा है, थोड़ी कोवलेंट बॉन्ड होती है। तो ये कार्बन और ये जुड़ा है नाइट्रोजन से ऐसे। ठीक है, अब कार्बन भाई यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनाने में है, ये बिजी है कार्बन, खाली कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखे भाई यहाँ पे 2 लोन पेयर खाली हैं, तो इसी से अटैक मार देते हैं। तो R नाइट्रोजन से अटैक मारेंगे तो यहाँ बन जाएगा NC,
RNC। तो ये इनके नाम भी अलग होते हैं। नाइड होएगा, हो जाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बन रही है K प्लस CN- आ रहे हैं, CN पे नेगेटिव चार्ज है, CN जुड़ गए हैं यहाँ पे, AgCN में N पे लोन पेयर है, ये इधर आगे लग गया। ठीक है, ये बात भी होगी। और NCERT में एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे ये KCN और AgCN का बताया ना, वहीं पे सेम टेबल है, वो टेबल एक बार पढ़ लेना, उसमें जितने भी हैं नज़र मार लो उन पे कि भाई और कौन कौन सी ऐसी इरेगुलरिटीज़ हैं उसमें। और यहाँ पे ना मैंने कॉपी रखी हुई है अपनी, जिसमें टॉपिक के नाम लिखे हैं, वे कोई भूल ना जाऊँ टॉपिक। तो उसमें अगला आता है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन। पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, वैसे सिर्फ एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि एक कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे X है, इधर H है, आगे कुछ कुछ लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें डालते हैं हम जो हमारा सॉल्यूशन है, जिसमें जो ये करवाता है वो है अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहलिक KOH से क्या होता है कि एक तो यहाँ से X निकल जाता है, एक इधर से H निकल गया, और यहाँ आ जाती है डबल बॉन्ड, आगे बना देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड बन गई, कार्बन जुड़ गए, HX बाहर हो गया। ठीक है, तो जबकि देखो ऐसे ही है, ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है ना, ये हो गया बीटा कार्बन। तो अगर बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो निकल रहा है, तो इसका एक और नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। और अभी आगे जाके ना कन्फ्यूजन आएगा, छोटा कन्फ्यूजन ये होगा कि एक तो होएगा अल्कोहलिक KOH, एक होएगा एक्वस KOH। ठीक है, तो इन दोनों में भाई एक्वस KOH क्या कराता है, वो OH ऐड करा देता है यहाँ पे। तो इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है, ऐसे याद रख लो कि बीटा एलिमिनेशन कराता है ना, तो इसको अल्कोहलिक KOH की जगह अल्फाहोलिक KOH याद कर लो। ठीक है, थोड़ा वियर्ड लगेगा बोलने में, इसको कर लो अल्फाहोलिक। ठीक है, इससे क्या होगा, अल्फ़ा से बीटा याद आ जाएगा, बीटा एलिमिनेशन है, जितना वियर्ड मेथड होता है उतना जल्दी याद रहता है। ठीक है, तो होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। और यार आगे बढ़ने के चक्कर में ना मैं एक चीज़ भूल गए, वैसे हम क्या भूल गए, मैं भूल गया, जो हमने SN1 SN2 रिएक्शन करी थी उसमें हम सिर्फ एल्केन की बात करी, आगे चल पड़े, बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं उनकी बात ही नहीं करी। तो बेंजीन वाले कंपाउंड में क्या होता है कि देखो कंपाउंड है ऐसे, इसमें बेंजीन लगी हुई है और यहाँ पे है CH3। इसमें अगर हमें SN1 SN2 करानी है तो क्या होगा, अगर यहाँ से एक H निकाल दे, हम 2 बना दे, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये सारे में घूम सकता है, सारे में। ठीक है, रेजोनेंस आ गई, कार्बोकैटायन है जो, कार्बोकैटायन सारे में घूम के आ सकता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करेगा, SN1 को, क्योंकि जहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाता है वहाँ पे SN1 होती है। तो कार्बोकैटायन यहाँ स्टेबल है, बाकी जगह कुछ अटैच नहीं होगा, अटैच इस पर ही होगा, लेकिन स्टेबलाइज्ड हर जगह से होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमें न्यूक्लियोफाइल डालना है यहीं प्लस कर देते हैं, प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा बेंजीन, CH2 और न्यूक्लियोफाइल प्लस हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो बेंजीन वाले कंपाउंड होते हैं सिर्फ, मतलब जिन पे से और कार्बन नहीं जुड़े होते, एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन का, ये बिल्कुल मतलब रिएक्ट नहीं करते उसके SN1 SN2 के प्रति, मतलब कुछ नहीं होता इनमें। क्यों, देखो इसके कई रीजंस हैं, 4 रीज़न है। पहला रीज़न है रेजोनेंस, कि भाई ये जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, स्टेबलाइज होता रहेगा। ठीक है, और Cl निकाल दो, मतलब Cl के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता यहाँ पे, इसको निकाल नहीं सकता,
क्योंकि ये मतलब स्टेबलाइज्ड है इसके साथ। तो पहला रीज़न हो गया रेजोनेंस। दूसरा रीज़न क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। बड़ा गंदा लिखा है। ठीक है, अब अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करनी है इसने, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब डबल बॉन्ड आ रही है, पार्शियल डबल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड तो है। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कौन सा होता है? sp2। नॉर्मल जो कार्बोकैटायन बनते हैं उसमें क्या होता है? sp3 होता है। कार्बोकैटायन बन सकता है आराम से। अब ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ना ही मुश्किल है पार्शियल डबल बॉन्ड को। तो एनसीईआरटी में एक वैल्यू दे रखी है डबल बॉन्ड की, मतलब कि कितने लेंथ कम हो जाती है इसकी, छोटी लेंथ हो जाएगी डबल बॉन्ड की। तो कुछ 169 है शायद वैल्यू इसकी, 169 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। तो ये देखो छोटी बॉन्ड हो जाती है, ये तोड़ना मुश्किल है। तो हो गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तीसरी चीज़ जो आ जाती है इसका रीज़न, वो होता है इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी कैसे? कि मान लो किसी तरह हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करी, कुछ भी करा, क्लोरीन निकाल दिया बाहर, ठीक है, ये फिनाइल है, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब फिनाइल रेजोनेंस है जो, ये करता कैसे है कि भाई जो इसके पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते रहते हैं, घूमते रहेंगे, अपने शेयर करते रहेंगे, ये रेजोनेंस होगी। लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? एक ऑर्बिटल खाली हो गया, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, यहाँ खाली मिल गया, तो इसका गोला पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया, रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो फिनाइल कैटायन है जो, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल, ठीक है। चौथा जो रीज़न आता है, चौथा रीज़न ये है कि बड़ा छोटा बना है कि जो क्लोरोबेंजीन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये रिपल्जन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच रिपल्जन। तो ये चार रीज़न है जिनकी वजह से इस पे एडिशन हो नहीं पाता न्यूक्लियोफाइल्स का फिनाइल पे, ठीक है, मतलब बेंजीन कंपाउंड्स पे, एराइल कंपाउंड्स पे इनका वो हो नहीं पाता एडिशन। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेंजीन का देखते हैं। जैसे बेंजीन है एक, इसके पास क्लोरीन है, अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ ऐड करेंगे? जिसको मतलब इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे? जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये बेंजीन है जो क्लोरोबेंजीन है, इसके इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है आराम से अटैक मारेगा इस पर, यहाँ अटैच हो सकता है ऑर्थो पे और पैरा पे। वैसे जो क्लोरोबेंजीन दिखाते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है इनसे, ये एक मिथ है, छोटा सा मिथ। कैसे है कि देखो ये भी मिटा लेते हैं एक टाइम के लिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ है ये कि बेंजीन है एक। अब क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचता है। माइनस आई इफेक्ट कौन से बॉन्ड से होता है? एस बॉन्ड से। तो जो एस बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब ये देखो सिग्मा बॉन्ड कहाँ है? सिग्मा बॉन्ड इस पे हर जगह है, सिग्मा बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऑर्थो मेटा सब पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो सबसे इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। इलेक्ट्रॉन खींचने के ये देखते हैं प्लस प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, सबसे इलेक्ट्रॉन खींचे।
लेकिन क्या करता है भाई, थोड़ा डोनेशन दिखा देता है। डोनेशन कैसे कि जो इसमें माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लिए थे इसने, लेकिन प्लस एम इफेक्ट से, प्लस एम इफेक्ट कौन सी बॉन्ड से होता है, पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Cl क्लोरीन है जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, लेकिन डोनेट कहाँ करेगा, पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ होती है, ऑर्थो और पैरा पे सिर्फ। तो ऑर्थो पे डोनेट कर पाया, पैरा पे कर पाया। तो इसने थोड़े से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, यहाँ थोड़े से इलेक्ट्रॉन वापस कर दिए, यहाँ कर दिए। ओवरऑल हमें देखने में क्या लग रहा है कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मेटा पे कम है। क्लोरीन की वजह से हुआ भाई, क्लोरीन ने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, यहाँ कम कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हर जगह से कम करी है, बस यहाँ से इन दोनों जगह से कम ली है, इधर से ज़्यादा खींच लिया। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी बस क्लोरीन के बारे में। ठीक है, ये बस एक टॉपिक बचा है, जो बचा है कायरलिटी का। कायरलिटी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। कायरलिटी कैसे है कि मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, और उसकी मिरर इमेज बनाते हैं। अब जैसे हाथ है, हाथ की अगर मिरर इमेज बनाए तो ये वाला हाथ इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, लेकिन मिरर इमेज तो है, लेकिन ये सुपर इम्पोज हो सकते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रखें तो ये इक्वल नहीं आ रहे। अब ये सोच सकते हैं भाई अगर इसको ऐसे कर दें तो हाँ सुपर इम्पोज तो हो गए, लेकिन अब भी देखो ये मिरर इमेजेस हैं, अब मिरर इमेज नहीं बन रही। लेकिन तो जो कंपाउंड that are non superimposable are chiral। ठीक है, कायरल होता है, चिराल मत कह देना, ऐसे भी कहते हैं स्कूल में मज़े मज़े में। कायरल होते हैं तो मतलब हाथ हैं, जो हाथ कायरल होते हैं, पैर भी कायरल होते हैं, मिला के देख लेना। अब कायरलिटी निकालने की सीधी चीज़ है, अगर कोई कार्बन है 3 डिग्री है अगर, तो वो कायरल नहीं होगा। सॉरी 3 डिग्री कह रहा हूँ, अगर मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन उसकी प्लेनर है, अगर डबल बॉन्ड है तो कुछ भी कर लो, इसकी मिरर इमेज बनाओगे ना अगर, तो घुमा फिरा के ये इस पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, लीनियर तो ऑलरेडी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कायरल कब होंगे ये, पहली बात टेट्राहेड्रल में तब होंगे जब एक कार्बन है और इसमें 4 चीज़ हैं, ये ABCD ABXD लगाते हैं, C पहले यहाँ है। अगर ये चारों चीज़ें अलग अलग लगी हुई है ना, ये पक्का कायरल है कार्बन। ठीक है, कुछ भी कर लो घुमा फिरा के, ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। अगर इसका वो बनाए हम मिरर इमेज बनाए तो इधर B आ जाएगा, ऊपर A, इसकी तरफ X, इधर D। अब इसमें देखो X अगर बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, बाहर ऐसे, ये भी बाहर आएगा। ठीक है, D पीछे अगर जा रहा है, यहाँ भी पीछे जाएगा। अगर इसको हम सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करें ना, तो ये X इसमें बाहर आ रहा है, इसको घुमाएंगे ऐसे, X पीछे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो अब इसमें एक टॉपिक आता है लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वो क्या होते हैं कि भाई जो कायरल ऑब्जेक्ट्स होती है ना ऐसे, इनको हम एक सॉल्यूशन में डालते हैं अगर, और उसमें से लाइट पास कराते हैं। लाइट कौन सी, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज मतलब कि लाइट भाई कई सारी फॉर्म में होती हैं। लाइट ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, हर जगह से लाइट है, हर डायरेक्शन में लाइट सही है। तो इसको हमने एक डायरेक्शन की लाइट ले ली। वो कैसे ली कि एक स्लिट लगा दी ऐसे लंबी सी। अब इसमें जो ऐसे लाइट्स हैं, ऐसी वेव है जिनकी ऐसे ऐसे, वही लाइट्स जा पा रही है इसमें से। ठीक है, तो हमें इसमें आउटपुट में कैसी लाइट मिल गई, एक डायरेक्शन की, ऐसे लाइट्स मिल गई हमें। अब ये जो कंपाउंड होते हैं ये इस लाइट को घुमा देते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन एंगल से घुमा देते हैं, और ये लाइट जो घूमती है, मतलब अगर इस लाइट को लेफ़्ट साइड अगर रोटेट कराए, ठीक है, ये ट्रिक याद करनी है, लेफ़्ट साइड अगर रोटेट कराए तो हो जाता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, और अगर राइट साइड रोटेट कराए तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, ये 2 हो जाती हैं।
और इसमें लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये कहाँ बनते हैं? एक्चुअली हम 2 चीज़ें छोड़ चुके हैं, एक नहीं 2 रह गई थी, ठीक है। इन्वर्जन का भी रह गया था, मतलब बात तो बता दी थी, बस डेफिनेशन नहीं बताई थी वहाँ पे मैंने। डेफिनेशन क्या है कि अब जैसे SN2 में अगर कोई वो जुड़ता है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, तो पहले X यहाँ था, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आया, तो पहले X इधर लगा हुआ था, बाद में न्यूक्लियोफाइल दूसरी साइड लग गया, तो इसमें क्या हो गया? इन्वर्जन। कन्फिग्रेशन उल्टी होगी ना, पहले X इधर था, अब जो न्यूक्लियोफाइल है पहले इस साइड था, अब इस साइड हो गया है बाद में, तो हर बार इसमें इन्वर्जन होएगी। लेकिन अगर SN1 में देखें, SN1 में क्या है? ये बन गया कार्बोकेटायन, अब इधर से आगे जुड़ जाए, इधर से किसी भी तरफ से जुड़ सकता है, तो इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक कंपाउंड है, एक तरफ इसका होगी इन्वर्जन SN1 रिएक्शन में, दूसरी तरफ हो सकती है रिटेंशन, या फिर दोनों प्रोडक्ट में मिल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं 50-50 उसमें रेशो में, तो यहाँ पे बन जाता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। 50-50 रेशो में हो जाता है। और रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है कि इसमें एक लाइट, मतलब एक कंपाउंड लाइट को अगर सर्टेन एंगल से लेफ़्ट में घुमा रहा है, तो दूसरा जो कंपाउंड है वो उसी एंगल से दूसरी साइड घुमाएगा, राइट में घुमाएगा, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है पार्ट 2 इस चैप्टर का। तो इसके बाद मैं सारी चीज़ें कर ली हैं जितने मैकेनिज़्म थे इस यूनिट में। तो अगली वीडियो आएगी 1-2 दिन में, जिसमें हम करेंगे मतलब जितनी रिएक्शंस है आगे इसकी, नेम रिएक्शंस है जो, और स्पेसिफिक रिएक्शंस है बाद में, इन मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए वो रिएक्शंस करेंगे अगले पार्ट में। दिस इज सार्थक राणा साइनिंग ऑफ।